नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं संजय कुमार रांची झारखंड से बोल रहा हूँ। मैं जुडिशियल रिफॉर्म के मुद्दे पर बात करता हूँ और ये मेरा तीसरा वीडियो होगा जो देश के सभी माननीय न्यायाधीशों को संबोधित होता है। आज के विषय में आज का टॉपिक है, मैं जिस पे विश्लेषण करना चाहता हूँ, और वह है whether Supreme Court is protector of the Constitution of India or it is the consumer of the Constitution of the India। हिंदी में कहें तो आज जिस विषय पर मैं विश्लेषण करना चाहता हूँ उसका टॉपिक है कि देश के उच्चतम न्यायालय संविधान के रक्षक हैं या संविधान के भक्षक हैं। यह टॉपिक थोड़ा अटपटा टाइप का है, परंतु देश हित में और जनहित में आवश्यक है, इसलिए मैं इस टॉपिक को उठाया हूँ और इस पर मैं विश्लेषण करूँगा। टॉपिक पे जाने से पहले मैं ब्रीफली बताना चाहता हूँ कि इसी तरह के मैंने 2 वीडियो और भी बनाए थे और अपलोड किया है जो यूट्यूब में ऑलरेडी लाइव है। जो भी देखना चाहें वह सर्च बॉक्स में टाइप करते हुए सर्च कर सकते हैं, जिसमें उनको टाइप करना है जुडिशियल रिफॉर्म बाय डॉक्टर संजय कुमार। जैसे ही ये कैच वर्ड टाइप करेंगे, आपको सबसे पहले ऊपर में मेरा ही वीडियो नज़र आएंगे। जो आने वाले वीडियो को ऑटोमेटिकली उसका नोटिफिकेशन प्राप्त करना चाहते हैं या देखना चाहते हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के कारण से उनको ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और वीडियो स्वतः दिख जाएगा। अब यह टॉपिक ऐसा है जो बहुत ही संवेदनशील है। संवेदनशील इस सेंस में कि इस टॉपिक को सुनते ही बहुत सारे माननीय न्यायाधीश हो सकता है थोड़ा एनवाइड हों, गुस्से में आ जाएं या सिंपली कहें भड़क जाएं। ऐसी संभावना है, मुझे इसका अंदेशा है। परंतु जब तक बात निकलेगी नहीं तब तक समस्या पता नहीं चलेगा, जब तक समस्या पता नहीं चलेगा तब तक उसका समाधान भी नहीं हो पाएगा। इसलिए मेरी मंशा है समस्या का समाधान करना, और समस्या का समाधान करने के पहले या करने के लिए मुझे मुद्दे को उजागर करना, ये मेरा संवैधानिक कर्तव्य है। एक देश का नागरिक होने के नाते संविधान के आर्टिकल 51A सब क्लॉज B-H-J के तहत यह मेरा संवैधानिक मौलिक कर्तव्य है कि एक जिम्मेवार नागरिक होने के नाते देश के किसी भी संस्थान, चाहे वो जुडिशरी ही क्यों ना हो, उसके रिफॉर्म्स के लिए मैं अपने मॉरल्स और साइंटिफिक टेम्पर का इस्तेमाल करूं, और एक शिक्षक होने के नाते मुझे जो समझ में आता है मैं उसकी अभिव्यक्ति करूं, ताकि संबंधित लोगों तक यह पहुंच सके आवाज़। और मैं वैसे संबंधित बड़े कानून के विद्वानों और पदाधिकारियों से उम्मीद करता हूं और अनुरोध भी करता हूं कि मेरे इस बात पे सकारात्मक रूप से ध्यान देंगे। पहले उसको समझेंगे कि मैंने कितना सही कहा, कितना गलत कहा है और क्यों कहा है। उसके बाद जो भी कानून वैधानिक प्रावधान है, वैधानिक प्रावधान के तहत में उस पर संज्ञान लेते हुए उचित कार्रवाई करने की कृपा करेंगे। जो वैधानिक प्रावधान है उसमें से एक है PIL, जिसको कहते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन देश के सभी हाई कोर्ट्स में ऑलमोस्ट चल रहा है और इवन सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। किसी न किसी मुद्दे पे, जनहित के मुद्दे पे, या तो किसी वकील साहब के द्वारा पिटीशन फाइल करने से, या किसी NGO के द्वारा फाइल करने से, या किसी व्यक्ति के द्वारा फाइल करने से,
या किसी न्यूज़पेपर में या सोशल मीडिया में कोई न्यूज़ छपने से माननीय न्यायाधीश महोदय के द्वारा स्वतः संज्ञान लेते हुए PIL की सुनवाई की जाती है और समय समय पर उसमें आदेश पारित किया जाता है। मुझे जहाँ तक मेरी जानकारी है, बहुत कम ही लोग या बिल्कुल नगण्य लोग ऐसे हैं जो न्यायालय में हो रहे अनियमितता और न्यायालय में हो रहे सुधार के लिए किसी ने किसी हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में PIL के लिए याचिका दायर किया हो। बहुत कम, ना के बराबर। तो जो कोई काम नहीं करते हैं इसका मतलब है कि वो गलत ही है, ज़रूरी नहीं है। हो सकता है इसमें लोगों को डर और भय लगता है, अदालत की अवमानना का डर है, आतंक है, जिसके कारण से लोग इस मुद्दे पे ज़्यादा हाथ नहीं डालना चाहते। लेकिन मैं वही काम करना चाहता हूँ जो मुश्किल है। ये मेरी विशेषता है कि मैं वैसे ही काम ज़्यादा करना चाहता हूँ जिसको सब लोग नहीं करना चाहते हैं। कुछ लोग शुरुआती दौर में मुझे पागल घोषित कर सकते हैं, कह सकते हैं, लेकिन इतिहास गवाह है, जितने भी बड़े बड़े आविष्कार रिसर्च हुए हैं, जिस साइंटिस्ट ने उस बड़े आविष्कार को किया, शुरुआती दौर में उन्हें बाकी लोगों ने, जमात या जनता ने या भीड़ ने उन्हें पागल घोषित कर दिया था। लेकिन कुछ समय के बाद वह व्यक्ति, वह साइंटिस्ट अपना काम करते रहे और कुछ समय के बाद, हो सकता है वो महीनों हो, साल हो, दशक हो, अपना काम करने के बाद एक आउटपुट जो लेके आए, जो अपना हाइपोथेसिस जो उनका था, जो सिद्धांत जिसके लिए वो रिसर्च कर रहे थे, उसको उन्होंने सही साबित करके दिखाया। और जब ये इसका इफेक्ट सही में आने लगा तो बाकी भीड़ जनता अपनी सोच को बदलने के लिए बाध्य होना पड़ा और फिर उसी साइंटिस्ट की तारीफ करने लगे और उन्हें कहने लगे कि यह पागल नहीं था, या तो उस पर चर्चा नहीं करने लगे उस पुराने मुद्दे पे, या अगर चर्चा भी करने लगे तो लोगों को लगा नहीं, हम लोग गलत समझते थे, ये व्यक्ति पागल नहीं था, ये कुछ बड़ा चीज़ सोच के कर रहा था। शुरुआती दौर में हम लोगों को गलत लगा, हम लोग मिस इंटरप्रेट किए। स्वाभाविक रूप से कोई भी चीज़ को बहुत छिछोरे ढंग से, हल्के ढंग से अगर उसको इंटरप्रेट किया जाए तो वो सही कंक्लूजन नहीं निकलता है। इसीलिए जब तक गहराई में कोई चीज़ को नहीं समझा जाए और बिना गहराई में सारे चीज़ को समझते हुए किसी निष्कर्ष पे पहुंच जाए तो उसको कहते हैं प्रिजुडिस। तो प्रिजुडिस मेरे मामले में भी हो सकता है, बहुत लोग प्रिजुडिस हो जाएंगे कि मैं पागल हूँ, जो ऐसे ऐसे मुद्दे को उठा रहा हूँ जो कोई नहीं करता है। लेकिन मैं भी जानता हूँ कि मैं पागल नहीं हूँ, मैं पूरे होश हवास के साथ में बात कर रहा हूँ और तर्क संगत बात कर रहा हूँ। यदि मेरी तर्क गलत है या मेरी बातें गलत हैं तो किसी भी माननीय न्यायाधीश को मैं आज़ादी देता हूँ कि मेरे खिलाफ वो अदालत की अवमानना का मुकदमा चला सकते हैं। मैं उसका सामना करने के लिए तैयार हूँ, मैं जेल भी जाने के लिए तैयार हूँ। क्यों जेल जाने के लिए तैयार हूँ? क्योंकि जेल जाने वाला सब गुनाहगार नहीं होता और जेल से बाहर रहने वाला सब बेगुनाह नहीं होता, क्योंकि जज की कुर्सी पर बैठा सब ईमानदार, निष्पक्ष, काबिल नहीं होता। अंग्रेजों के समय में, जिसे आज हम लोग भारत देश के राष्ट्रपिता कहते हैं, मोहनदास करमचंद गांधी अर्थात महात्मा गांधी, उसको भी अंग्रेजों ने जब जब उन्होंने इस तरह की आवाज़ उठाई व्यवस्था के खिलाफ, सिस्टम के खिलाफ, अंग्रेजों के द्वारा गुलाम भारत में उनके अतिक्रमण नीति के द्वारा अतिक्रमण नीति के लिए या उसके खिलाफ में जब आवाज़ उठाया तो उनको एन तेन प्रकारेण किसी न किसी मुकदमा में फंसा के जेल भेज दिए। और एक बार नहीं, कई बार, अप्रॉक्सीमेटली 7 बार उनको जेल भेजा गया है और 7 बार का जेल का सज़ा का मिला दें तो करीब 11 साल उन्होंने जेल में सज़ा काटा है, जिसको आज हम लोग राष्ट्रपिता या सम्मान से बापूजी कहते हैं। और वो ऐसे व्यक्ति हैं जिनका फ़ोटो सभी सरकारी ऑफिसेस में लगा होता है, इवन कोर्ट में लगा होता है। तो स्वाभाविक रूप से न्यायाधीशों को ये समझना चाहिए कि वह जो फ़ोटो लगा के रखे हैं महात्मा गांधी का, वो एक वाकई एक महात्मा का फ़ोटो लगा के रखे हैं या एक क्रिमिनल का फ़ोटो लगा के रखे हैं। क्योंकि जो जेल जाते हैं उनको तो क्रिमिनल मान लिया जाता है। तो महात्मा गांधी क्रिमिनल थे या महात्मा थे, यह सोचने का विषय है। यह मैं आप लोगों के सोचने के लिए छोड़ देता हूँ। आप लोग उसको सोचिए, समझिए और जो निष्कर्ष लगे अपनी अंतरात्मा से खुद समझिए। अगर इच्छा हो तो देश की जनता को भी बता दीजिए। एनीवे, अब मैं आता हूँ टॉपिक पर। संविधान का रक्षक
या भक्षक? ये थोड़ा सा डिबेटेबल क्वेश्चन है कि ये पार्लियामेंट इसके लिए पार्लियामेंट का काम ये है या सुप्रीम कोर्ट का ये काम है। संविधान का रक्षक सुप्रीम कोर्ट है या पार्लियामेंट है, ये डिबेटेबल क्वेश्चन है। एक बार यूपीएससी में भी शायद ऐसा क्वेश्चन आया था कि हु इज द प्रोटेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट। ऑप्शन में 2 और भी थे, उसमें मिस्टर प्रेसिडेंट भी था और भी एक का नाम था। पूरे करीब 70 साल के इतिहास को देखें तो यह विश्लेषण मेरा साइंटिफिक है, एकेडमिक है। मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं करता हूं, मैं किसी व्यक्ति या समुदाय या संस्था का अपमान नहीं करना चाहता हूं, ना मेरी कोई ऐसी मंशा है। मैं सिर्फ तथ्यात्मक विश्लेषण करूंगा। आज़ादी के बाद से करीब 70 साल की जर्नी में कई बार ऐसा हुआ भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा काम किया है, जजमेंट किया है, जिससे ऐसा प्रतीत हुआ है कि वह वाकई संविधान का रक्षक है। लेकिन इसी 70 साल के जर्नी में कई बार ऐसा भी प्रतीत हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट संविधान का रक्षक नहीं बल्कि भक्षक है। आप दोनों की संख्या अगर मिला के देखें तो दोनों वर्ग बिल्कुल 50-50 नहीं है, आगे पीछे कम ज़्यादा हो सकते हैं। ओवरऑल मिला के देखेंगे तो हो सकता है कि थोड़ा कड़ा है, कड़वी सत्य है, परंतु ये सत्य है कि जितने मामले में सुप्रीम कोर्ट रक्षक की भूमिका अदा किया है, उससे ज़्यादा भक्षक की भूमिका अदा किया है। सुप्रीम कोर्ट का रोल खास करके उसमें ज़्यादा समझ में आता है जब 2 पॉलिटिकल पार्टी या रूलिंग पार्टी या पोजीशन पार्टी स्टेट असेंबली में या स्टेट गवर्नमेंट में इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस वाला स्टेज आ जाता है। कई बार होता है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन में समय की इतनी सीमा इस तरह से निर्धारित की जाती है जो किसी के फेवर में हो, किसी के डिसफेवर में हो, या सरकार बनाने की जो होती है, या किसी को लार्ज नंबर ऑफ मेंबर्स एमपी एमएलएस को डिस्क्वालीफाई करने के बाद हो। वैसे टाइम में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो रोल अदा किया जाता है वो वाकई संविधान का रक्षक के रूप में होता है। मैं इंडिविजुअल जजमेंट पे कमेंट नहीं करूँगा, एक इन जनरल में बात करना चाहता हूँ कि उसमें देश की जनता को ऐसा प्रतीत होता है कि वाकई सुप्रीम कोर्ट संविधान का रक्षक है। लेकिन उसके साथ ही कई बार ऐसा भी देखा गया है, ऐसा प्रतीत हुआ है कि जिस तरह से संविधान सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही कुछ जजमेंट ऐसे किए गए हैं जिससे ऐसा प्रतीत होता है एकदम डायरेक्टली क्लियर कि वो संविधान का भक्षक बन गए। वो अपने ढंग से पद और पावर का दुरुपयोग करते हुए किसी भी मैटर को इंटरप्रेट या मिस इंटरप्रेट करते हैं, और इस हद तक मिस इंटरप्रेट करते हैं जिसमें उनका स्वार्थ झलकता है। अपने व्यक्तिगत, अपने सामूहिक, अपने बिरादरी के, जुडिशियल फ्रेटर्निटी के बेनिफिट के लिए कुछ ऐसा फैसला करते हैं जो जनहित में नहीं होता है, और वो ऐसा प्रतीत होता है जैसे वो संविधान के भक्षक हो गए हैं। व्यक्तिगत हित के लिए, सामूहिक, अपने बिरादरी, जुडिशियल फ्रेटर्निटी के हित के लिए वो ऐसा फैसला कर देते हैं जो संविधान का भक्षक के रूप में प्रतीत होता है। एग्जाम्पल के लिए, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, जिसको लगभग सर्वसम्मति से संसद के द्वारा पारित किया गया था। संसद में जितने बैठे हैं माननीय सांसद, उनको देश की जनता ने वोट देके जिताया है और वहाँ वो पहुँचे हैं। एक ऐसा मौका था जहाँ अपोजिशन पार्टी भी साथ हो गए सरकार के साथ, और उन्होंने सब लोगों ने मिल के एक कानून बनाया जिसको नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस कानून को सुप्रीम कोर्ट के 4/1 जजों ने मेजॉरिटी के आधार पे खारिज कर दिया। आज के दिन में वो कानून एग्जिस्टेंस में नहीं है।
अब सवाल यहाँ यह है कि संसद में इतने एमपीज, करीब 800 एमपीज ने जिस कानून को बना के पास किया, उसको 4 जजों ने खारिज कर दिया और उसमें भी एक जज ने अपोजिशन किया। अगर वही 2 जज अपोजिशन की तरफ हो जाते तो शायद वो कानून रद्द नहीं होता। तो यहाँ 2 न्यायाधीश पूरे 800 संसद पर भारी पड़ गए। वो ऐसे न्यायाधीश जो खुद कभी डेमोक्रेटिक तरीके से ना इलेक्शन हुआ उनका और ना ही किसी कंपेटिटिव एग्जामिनेशन से उनका सिलेक्शन हुआ। वो वोट क्या होता है, लोकतंत्र का क्या मर्यादा है और क्या उसका महत्व है, उसको नहीं समझते। जो कभी वोट लेके जीते नहीं या वोट हो सकता है दिए ना हो, वैसे लोग वोट की कीमत को क्या समझेंगे। और वही 5 जज में से अगर 3 जज अगर उसके फेवर में होते कि नलिफाई नहीं होगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित नहीं होगा, तो आज के दिन में वो कानून बना हुआ होता। लेकिन सिर्फ 2 जजों ने, एक तो पहले से अपोजिशन में थे ही, उनके फेवर उस नलिफाई करने के फेवर में नहीं थे, लेकिन 2 जज अगर और नलिफाई करने के फेवर में नहीं होते तो कानून आज एग्जिस्टेंस में होता। उस कानून में ऐसा प्रावधान था कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति में एक पारदर्शिता थी। उसमें सरकार या लोकतांत्रिक तरीके से जो सरकार के पद पर बैठे हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी को हो, उनका भी से होता, उनका भी कुछ होता। वो अपना ऑब्जेक्शन रेज कर सकते थे, सहमति असहमति दर्ज करा सकते थे किसी की नियुक्ति में। लेकिन न्यायाधीशों ने, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों ने अपने पद और पावर का दुरुपयोग करते हुए उस पूरे कानून को ही रद्द कर दिया। और इसमें सीधा सीधा उनका निजी पारिवारिक बिरादरी का स्वार्थ था। वो ऐसा इसलिए रद्द कर दिए ताकि वो अपने बेटा बेटी, परिवार, रिश्तेदार, पति पत्नी, दामाद, बहू को जज बनाने का रास्ता में कोई बाधा अड़चन ना आवे, उनका एकाधिकार चले, उनकी मनमानी चले, उनकी तानाशाही चले। ये एक ऐसा मुद्दा है जिसमें डायरेक्टली प्रतीत होता है कि सुप्रीम कोर्ट संविधान का रक्षक नहीं बल्कि भक्षक बना है। एक दूसरा एग्जाम्पल देना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट के ही एक जजमेंट में ऐसा कहा गया है, ऐसा जजमेंट आया है, बाद में जरूरत पड़ेगा तो मैं पूरा रेफरेंस दे दूंगा, कि किसी भी देश के किसी भी न्यायाधीश के खिलाफ, किसी भी जज के खिलाफ किसी भी थाना या कोर्ट में बिना चीफ जस्टिस के परमिशन का एफआईआर दर्ज नहीं होगा। ऐसा प्रावधान कर दिया गया है। जबकि संविधान में ऐसा प्रावधान है कि सिर्फ माननीय राज्यपाल या माननीय राष्ट्रपति के लिए यह व्यवस्था की गई है कि उनके ऑफिस टेन्योर पीरियड में उनके खिलाफ कोई एफआईआर या गिरफ्तारी नहीं होगी। ऑफिस पीरियड के बाद वो सामान्य नागरिक की तरह है, उनके खिलाफ भी सामान्य कानूनी प्रक्रिया चल सकती है। लेकिन जब तक वो ऑफिस में है तब तक केवल राज्यपाल को और राष्ट्रपति महोदय को यह इम्यूनिटी पर दिया गया है संविधान के द्वारा। न्यायाधीशों के लिए ऐसी व्यवस्था नहीं की गई है। न्यायाधीशों के नियोक्ता, जैसे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जितने भी न्यायाधीश हैं, उनके नियोक्ता माननीय राष्ट्रपति हैं। स्टेट गवर्नमेंट में जितने भी सरकारी ऑफिसर हैं, कर्मचारी हैं, उनके नियोक्ता राज्यपाल महोदय होते हैं। इवन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सिविल कोर्ट में जितने जज हैं या जुडिशियल में जितने हैं, क्वेसी जुडिशियल अथॉरिटीज में जितने हैं, उनके भी नियोक्ता डायरेक्टली या इनडायरेक्टली स्टेट के गवर्नर होते हैं। तो जब संविधान में सिर्फ माननीय राज्यपाल महोदय और माननीय राष्ट्रपति महोदय के लिए ऐसी इम्यूनिटी प्रदान की गई है और बाकी सभी को एक जन सेवक के रूप में समझा गया है और उनके नियोक्ता या तो राज्यपाल हैं या तो राष्ट्रपति हैं, तो ऐसी परिस्थिति में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऐसा आदेश पारित करना कि किसी भी जज के खिलाफ एफआईआर थाना में तब तक दर्ज नहीं होगा जब तक उसके चीफ जस्टिस से परमिशन नहीं मिल जाए, और ये परमिशन जल्दी मिलता नहीं है। इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है कि जल्दी परमिशन नहीं मिलता है। बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में परमिशन मिलता है एफआईआर करने के लिए, जिसका नतीजा क्या होता है, किसी जज पर एफआईआर नहीं होता है, वो बेलगाम है। और बेलगाम जहाँ पे हैं, निडर हैं, बेलगाम है और उनका हायर लेवल से उनको प्रोटेक्शन है,
इसीलिए न्यायालय में घोर इरेगुलरिटी होती है और वहाँ घोर भ्रष्टाचार भी है, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके खिलाफ ना कोई एफआईआर होगा, ना कोई एंटी करप्शन ब्यूरो उन पर रेड कर सकता है, ना कोई सीबीआई डायरेक्टली उन पर रेड कर सकता है, ना कोई ईडी रेड कर सकता है, ना कोई और एजेंसी उन पर हाथ डाल सकता है। ये एक्सेसिव इम्यूनिटी दिया गया है, किसने दिया है? संविधान में तो नहीं दिया है। ये कानून के जो रक्षक हैं, खास करके जो सुप्रीम कोर्ट में बैठे माननीय न्यायाधीश हैं, उन लोगों ने अपने पद और पावर का दुरुपयोग करते हुए ऐसी व्यवस्था किया है जो अपने बिरादरी के, अपने अधीनस्थ जजों को एक्सेसिव प्रोटेक्शन इम्यूनिटी प्रदान कर दिया है। दूसरा, यह संविधान का घोर उल्लंघन, इस आदेश से घोर उल्लंघन हुआ है और ये संविधान का घोर उल्लंघन किया गया है सुप्रीम कोर्ट के जजों के द्वारा उस आदेश में। यह कैसे? यह संविधान के आर्टिकल 16 के तहत में, जहां इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात है, संविधान के आर्टिकल 14 जहां इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात है, ये दोनों आर्टिकल का वायलेशन हुआ है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस आदेश में। यदि सभी सरकारी सेवक अगर उनके नियोक्ता या तो राज्यपाल हैं या तो राष्ट्रपति हैं, तो फिर केवल एक वर्ग को ऐसी इम्यूनिटी क्यों दी जाएगी, क्यों दिया जाना चाहिए? अगर ये इम्यूनिटी देना था तो जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, पदाधिकारी हैं, सबको देना था। अगर सबको दिया जाता तो ये एक समानता की बात होती और इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात होती और यह संविधान का पालन होता। परंतु किसी एक वर्ग को, केवल न्यायाधीश को, जज को यह इम्यूनिटी दे दिया गया कि उनके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं होगा बिना उनके चीफ जस्टिस का परमिशन का, जबकि दूसरे के लिए ऐसा प्रावधान नहीं किया गया। यह घोर डिस्क्रिमिनेशन है और संविधान के आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16 का घोर उल्लंघन है और यह उल्लंघन सुप्रीम कोर्ट के जजों के द्वारा किया गया है। इस परिस्थिति में ऐसा डायरेक्ट प्रतीत होता है कि सुप्रीम कोर्ट संविधान का रक्षक नहीं बल्कि भक्षक है। तीसरा उदाहरण, एक सामान्य 10th क्लास का स्टूडेंट जो सिंपल इंग्लिश जानता है, डिक्शनरी में लिखा हुआ है, उनको भी अगर पूछा जाए तो वो डिफरेंस बता देंगे कि इंग्लिश का वर्ड है एक कंसल्टेशन और एक कंकरेंस। तो एक सामान्य व्यक्ति जो लिटरेट है, जो सामान्य पढ़ा लिखा हो सकता है 10th पास हो, उसको भी अगर पूछेंगे तो वो जवाब बता देगा कि कंसल्टेशन इज नॉट द सेम एज कंकरेंस। लेकिन जब न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में विचार किया जा रहा था सुप्रीम कोर्ट में, तो वहाँ पे यह कहा गया, यह बताया गया कि संविधान में जो कंसल्टेशन शब्द लिखा है उसका एक्चुअली मीनिंग कंकरेंस है। यह माननीय न्यायाधीश, मैं बहुत दुख के साथ ऐसा कहना चाहता हूँ कि माननीय न्यायाधीश के द्वारा आपको दोबारा फिर एक बार डिक्शनरी पढ़ लेना चाहिए या सामान्य स्कूल में जाके पढ़ाई कर लेनी चाहिए कि कंसल्टेशन का मीनिंग कंकरेंस नहीं होता है। आप डिक्शनरी निकाल के देख लीजिए। डिक्शनरी भारत देश के अंदर में आपकी डिक्शनरी चल सकती है, लेकिन पूरा विश्व में आपकी डिक्शनरी नहीं चलेगी। तो भारत देश से बाहर जाके जहाँ इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, चाहे वो अमेरिका का अमेरिकन इंग्लिश देख लीजिए, चाहे इंग्लैंड का इंग्लिश देख लीजिए, दोनों जगह आपको ऐसा मिलेगा कि कंसल्टेशन का मीनिंग कंकरेंस नहीं होता है। ये सामान्य चीज़ आप लोग को समझ में नहीं आती है, लेकिन आती है। लेकिन अपने स्वार्थ के कारण से, अपने परिवार, अपने बेटा बेटी, रिश्तेदारों को जज बनाने के रास्ते को खुले रखने के लिए आपने ऐसा व्यवस्था किया है कि कंसल्टेशन को आपने कंकरेंस बना दिया, और जिसका नतीजा ये हुआ कि अपने पद और पावर का दुरुपयोग करते हुए न्यायाधीशों की नियुक्ति में आप अपना एकाधिकार बनाए रखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपकी द्वारा की गई अनुशंसा सरकार मानने के लिए बाध्य हो जाए और तुरंत माने, एक सप्ताह में माने, एक महीना में माने, और नहीं तो सरकार ने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। लेकिन आप नहीं बोलते हैं उसमें कि आपके कोर्ट में जब सालों तक, दशकों तक, 10 साल 20 साल केस पेंडिंग रहता है, उसमें आप लोग को शर्म नहीं लगती है कहते हुए कि सरकार अपॉइंटमेंट करने में विलंब कर रही है? आप उसमें क्यों नहीं सोचते हैं कि आपके कोर्ट में कितना केस पेंडिंग है, इतने साल से पेंडिंग है, कौन इसके लिए जिम्मेवार है? आप लोग एक्सेसिव जब छुट्टियां मनाने जाते हैं तो उसमें भूल जाते हैं कि कोर्ट में कितना केस पेंडिंग है।
जब जजों की नियुक्ति करने का मामला आता है तब केवल याद आता है कि कोर्ट में केस कितना केस पेंडिंग है, और सरकार को ये दिखा के आप ब्लैकमेल करते हैं और उसको ज़्यादा से ज़्यादा जजों की नियुक्ति कराने का दबाव बनाते हैं। कभी घड़ियालू आंसू भी दिखाते हैं, रोके भी दिखाते हैं। ऐसी परिस्थिति में भी संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग करने और अपने निजी स्वार्थ, पारिवारिक स्वार्थ को साधने में आपके सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के द्वारा भी जो किया जाता है वह भी संविधान का रक्षक नहीं, भक्षक के रूप में है। मैं चौथा एग्जाम्पल देता हूं। पिछली बार संसद में एक बिल पर डिस्कशन हो रहा था जिसमें एक माननीय सांसद ने कहा कि ऐसा मैंने पहली बार देखा है कि ये भारत देश में ही केवल होता है कि जजों की नियुक्ति जजों के द्वारा की जाती है। जिसके बाद कुछ दिन के बाद भारत देश के माननीय उच्चतम न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश मिस्टर एन.वी. रमन्ना सर ने एक प्रोग्राम के दौरान अपने पब्लिक स्पीच में ये स्टेटमेंट दिया कि किसी के द्वारा यह कह के देश को गुमराह किया जा रहा है कि भारत में जजों की नियुक्ति जजों के द्वारा की जाती है। ऐसा कह के मेरा आकलन है कि माननीय सांसद ने जो कहा था उन्होंने देश को गुमराह नहीं किया, बल्कि उसके बाद के इंसिडेंट में माननीय चीफ जस्टिस के द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया वो वाकई देश को गुमराह करने वाला है। वाकई में चीफ जस्टिस साहब ने देश को गुमराह किया है, यह कहते हुए कि न्यायाधीशों की नियुक्ति में न्यायाधीश एक प्रक्रिया का सिर्फ हिस्सा है। माननीय न्यायाधीश महोदय, अगर सिर्फ प्रक्रिया का हिस्सा है तो आप ये भी बता देते हैं उस प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन है। सबसे महत्वपूर्ण स्टेप होता है जब फाइल शुरू होता है, लिस्ट बनाया जाता है कितने जजों की नियुक्ति होने का फाइल बनाया गया। अब जब फाइल बनता है तो फिर आगे वही फाइल आगे सब जगह जाता है। तो शुरुआती दौर में नाम लिखने का जो काम है वो कौन करते हैं, वो किन के द्वारा किया जाता है। जहां एक बार मान लीजिए किसी हाई कोर्ट के लिए 10 वकील का नाम या 10 जुडिशियल अफसर का नाम, एक नाम लिस्ट बन गया कि इनका अनुशंसा किया जा रहा है हाई कोर्ट में जज के रूप में, और वो फाइल सब जगह जाएगा। हो सकता है कि स्टेट गवर्नमेंट में गवर्नर ऑफिस के पास जाए, चीफ मिनिस्टर ऑफिस के पास जाए, फिर बाद में कानून मंत्री के पास जाए, सुप्रीम कोर्ट भी जाए, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जाए। लेकिन सबसे अहम पहलू है कि नाम लिखने का जो काम है वो शुरुआत कौन किया, वो किसने किया। बाकी तो जितना होगा ज़्यादा होगा, 8 में से 1-2 नाम छटेगा, 6-7 का होगा, या 5 नाम है तो 1-2 कटेगा, 4 बचेंगे, लेकिन नाम तो वो उसी में से रहना है। पूरा का पूरा नाम तो हायर लेवल पे जाने के बाद चेंज नहीं हो जाता है, नाम वही रहता है, उसी में से थोड़ा कट शॉर्ट हो सकता है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट है कि वो नाम बनाने का लिस्ट कौन किया शुरू, ये आप नहीं बताए। तो कानून में एक सिद्धांत है कि पूर्ण सत्य नहीं बोलना झूठ बोलने के बराबर है। तो आपने कह दिया कि जजों की नियुक्ति में जजों की भूमिका सिर्फ एक प्रक्रिया का हिस्सा है, यह पूर्ण सत्य नहीं है। और जब आपने पूर्ण सत्य नहीं कहा, इसका मतलब है कि आपने झूठ कहा। और आपने अगर झूठ कहा तो आप स्वयं सोच लीजिए, भारत जैसे दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के कानून के सबसे बड़े प्राधिकार के रूप में, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में यदि आप झूठ बोलते हैं तो क्या आप में नैतिकता बची है? क्या आपको पद पर बने रहना चाहिए? आप स्वयं आकलन कीजिए। मैं आपसे इस्तीफा की मांग नहीं करूंगा, क्योंकि मालूम है मुझे आप इस्तीफा नहीं देंगे। ऐसे भी 2-3 महीना में आप रिटायर होने वाले हैं, इसलिए मैं आपसे इस्तीफा की मांग नहीं करता हूं। मैं सिर्फ आपकी नैतिकता पर छोड़ देता हूं कि आप खुद इस पर आकलन कर लीजिए कि आपने देश को गुमराह किया है, आपने देश को गुमराह किया है या वह सांसद ने गुमराह किया है। आप यदि चाहें तो दोबारा इस मैटर पे आप स्पष्टीकरण दें।
देश की जनता को आप अपना स्पष्टीकरण दें। मैं आप पर एक तरह से आरोप लगा रहा हूं कि आपने देश की जनता को गुमराह किया है, भारत देश को गुमराह किया है, देश के लोकतंत्र को आपने आघात किया है, और इस तरह से आपने संविधान का रक्षक के रूप में नहीं बल्कि भक्षक के रूप में काम किया। मेरा 5वां उदाहरण है, सुप्रीम भारत सरकार के या राज्य सरकार के जितने भी पदाधिकारी कर्मचारी हैं, उनके लिए कोई समर वेकेशन और विंटर वेकेशन नहीं होता है। जितने भी नेशनल हॉलीडेज हैं वो छुट्टी होती है। उसके अलावे सर्विस रूल के अनुसार से लोगों को अलग अलग प्रावधान के तहत में अलग अलग छुट्टियां, व्यक्तिगत छुट्टी का प्रावधान किया गया है। लेकिन सामूहिक रूप से समर वेकेशन, विंटर वेकेशन या 40 दिन का फेस्टिवल वेकेशन लगातार या दूसरे डिपार्टमेंट में नहीं होता है। ये आपके केवल न्यायालय और न्यायपालिका में होता है। ये छुट्टी कौन घोषित करता है? ये छुट्टी का कैलेंडर कौन बनाया है कोर्ट में? और जो बनाया है उसका जस्टिफिकेशन क्या है? एक तरफ कहते हैं कि कोर्ट में केस, करोड़ों केस पेंडिंग है, उसमें आप झूठी दलील देते हैं या अपूर्ण सत्य बोलते हैं कि केवल जजों की संख्या के कम होने के कारण से, या कोर्ट में बिल्डिंग कम होने के कारण से, या इंफ्रास्ट्रक्चर कम होने के कारण से, या कोर्ट में टॉयलेट नहीं होने के कारण से न्यायालय में इतना केस पेंडिंग हो गए और न्याय में देरी हो रही है। सत्य बात आप नहीं बोलते हैं, आप लोग नहीं बोलते हैं। जब महीना महीना छुट्टी घोषित करते हैं उस समय क्यों नहीं बोलते हैं कि कोर्ट में कितना केस पेंडिंग है? क्या आप लोग को शर्म नहीं लगती है? क्या थोड़ा सा भी लाज शर्म नहीं है? जिसमें छुट्टी मनाने जाते हैं, बिना काम किए वेतन उठाते हैं, उसमें शर्म नहीं लगती आप लोग को? आप आत्ममंथन कीजिए, इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, और अगर यदि 1% भी नैतिकता बची हो, उस नैतिकता का इस्तेमाल करते हुए आपकी अंतरात्मा से जो आवाज़ आवे उस देश की जनता को बताइए कि मैं गलत हूं तो मेरे खिलाफ अदालत की अवमानना का मुकदमा चला लीजिए। मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं। मैं ऐसे मुद्दे उठाऊंगा करोड़ों जनता की पीड़ा है जिसको आप लोग सुनते भी नहीं हैं, ना समझते हैं। वकीलों के मोटे मोटे घेरे में रहते हैं, आप लोगों को वही दिखाई पड़ता है, वही सुनाई पड़ता है जो वकीलों के द्वारा कहा जाता है या दिखाया जाता है। आप सच्चाई से बहुत दूर रहते हैं। जजों के साथ, जजों और वकीलों का साठगांठ ये कोई नई बात नहीं है। जस्टिस निर्मल यादव एपिसोड को जानते हैं, पूरा देश जानता है। वो एक एग्जाम्पल, टिप ऑफ द आइसबर्ग है। वैसा तो हजारों केस हो रहा है, रोज हो रहा है। अगला दिन कोर्ट में क्या फैसला होगा नहीं होगा उसके पहले रात या उसके 2-4 दिन पहले डिसाइड हो जाता है होटल में या जज के घर में या वकील के घर में कि फैसला क्या होगा। सो ये टोटल बहुत सारे केस ऐसे हैं जहां मैच फिक्सिंग होता है, सट्टेबाजी होती है। अगर आप में हिम्मत है, मैं देश के सभी न्यायाधीशों को, करीब 25,000 न्यायाधीशों को मैं चुनौती देता हूं, अगर किसी जज में हिम्मत है तो सामने आके बोले कि न्यायालय में सट्टेबाजी नहीं होता है, न्यायालय में घुसखोरी नहीं होता है, और जजमेंट के पहले वकीलों और जजों के बीच में साठगांठ नहीं होता है। कुछ वकील ऐसे हैं जो बहुत हाई फीस लेते हैं, हाई एक्सॉर्बिटेंट फीस जिसको कहते हैं, लाखों में, करोड़ों में फीस लेते हैं। क्या वो वकील उतना लाखों करोड़ों फीस लेके अकेले खा के पचा लेते हैं? जी नहीं, ऐसा संभव ही नहीं है। वो लाखों करोड़ों लेते हैं तो वो बंदर बांट भी करते हैं। कोर्ट में एक आदमी चपरासी से लेके जज तक को पैसा बांटा जाता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तो, कई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपको दिख जाएगा कि जज के बगल में पेशकार बैठ के लोग उस पैसा लेते हैं। किस लिए? कोई डेट लंबा लेना चाहते हैं तो उसके लिए पैसा, कोई छोटा लेना चाहते हैं तो उसके लिए पैसा, केस को एडजर्न करना चाहते हैं तो उसके लिए पैसा। और कोर्ट के बगल में हाथ घुसा के पैसा देते हैं, और वो पेशकार पकड़ रहे हैं और जज बगल में बैठे हैं। क्या लगता है कि जज को नहीं दिखाई पड़ रहा है? सब दिखाई पड़ रहा है। जज को भी हिस्सा मिलता है शाम को, सारा हिसाब जितना कलेक्शन दिन भर में होगा उसका हिसाब शाम को होगा। और पेशकार आधा हो सकता है कि अपने रखेंगे, आधा जज को पहुंचा देंगे। तो कैसे जज मना करेगा उसको कि पैसा नहीं लो? क्या बिल्कुल इतने अंधे हैं कि बगल में कोई बैठ के पैसा लेगा पब्लिक से या वकील से और जज को दिखाई नहीं देगा? क्या इतने बड़े अंधे हैं क्या?
किसी जज में पूर्व में 25,000 जजों को मैं चुनौती देता हूं कि अगर मेरी बात गलत है तो सामने आवे, पब्लिक स्टेटमेंट में घोषणा करे, मैं खुद जेल जाने के लिए तैयार हूं। इस तरह से आप जितना भारत देश में न्यायालय से जितना जनता को फायदा नहीं हो रहा है, उससे ज्यादा नुकसान हो रहा है। नुकसान दो तरीके से हो रहा है, एक डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जैसे टैक्स होता है, एक डायरेक्ट टैक्स, एक इनडायरेक्ट टैक्स, उसी तरह से न्यायालय में भी न्यायाधीशों के द्वारा देश की जनता का, निरीह नादान भोले भाले जनता का दोहन और शोषण किया जाता है दो तरीके से, एक डायरेक्टली और दूसरा इनडायरेक्टली। डायरेक्टली कैसे? कोई ना कोई केस मुकदमा में फंसा के उसके बाद वो लंबा अनिश्चित काल, इंडिफिनिट प्रोसेस चलता रहता है, जिसमें ट्रायल, बेल, अपील, ये सिलसिला अनिश्चित काल तक चलता रहता है। कब तक चलेगा इसका कोई गारंटी नहीं, कोई पता नहीं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। कोई जज नहीं बताते हैं कि हम केस को कितना दिन में फैसला सुनाएंगे। कोर्ट ही पूरा व्यवस्था में, डेमोक्रेसी में कोर्ट ही एक ऐसी व्यवस्था है, सिस्टम है, जहां पे कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। वहां केवल मनमानी हो रहा है। क्यों मनमानी हो रही? कि कोई उसके खिलाफ अगर आवाज उठाए तो उसको क्रश कर देंगे, उसको जेल में बंद कर देंगे। बेचारा आदमी अपना रोजी रोटी चलाए, घर परिवार चलावे, कि जज लोग से उलझने जाए। कौन उलझने जाएगा? अब वकील को क्या है? वकील को भी कमाना है, उनको तनख्वाह तो मिलता नहीं है, तो कमाएंगे नहीं तो कैसे खाएंगे वो भी? तो उनका मेन ध्यान तो कमाने पे रहता है। जहां जहां से जैसे जैसे हो सकता है वो कमाने के उपाय खोजते रहते हैं। और जितना कमाते हैं तो कुछ शेयर वो वकील जज को भी पहुंचाते हैं, कोर्ट में भी पहुंचाते हैं। अकेले तो खा के पचा नहीं सकते, क्योंकि उनको भी पता है कोर्ट में काबिल वकील उसी को ज़्यादा समझा जाता है जो ये सारे काम करने में ज़्यादा माहिर होते हैं, जिसको कहते हैं मैनेजमेंट, मैनेज करना। तो फलाना वकील जो है वो बहुत काबिल वकील है, इसलिए काबिल वकील है कि उनको फेवरेबल जजमेंट, अगर वो केस, अगर उनके हाथ में कोई केस है, किसी ने उनके माध्यम से केस कराया है कोर्ट में, तो उनको फेवरेबल जजमेंट मिल जाता है। क्यों? क्योंकि उन जज लोगों के साथ कोर्ट में जितने भी स्टाफ हैं, पेशकार हैं, ऑफिसर हैं, सबके साथ उनका सेटिंग गेटिंग रहता है। और इसी का वो क्लाइंट से ज़्यादा पैसा लेते हैं, उसमें से कुछ आधा अपने रख लेते हैं, आधा हम बाकी लोग को बांट देते हैं। अब उनका कोई केस जाता है कोर्ट में तो उनका काम बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा, फटाफट। बाकी का पीछे जो नहीं दिया उसका पड़ा हुआ है पीछे पीछे, कौन देखने वाला है, कौन बोलने वाला है? तो इस तरह से न्यायालय में घोर अन्याय भी हो रहा है, अनियमितता भी है, अत्याचार भी हो रहा है, लोगों का दोहन और शोषण भी हो रहा है। इस तरह से देश का न्यायालय और खास करके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट संविधान का रक्षक नहीं बल्कि भक्षक है। यह बहुत कड़वी सत्य है। आप मेरे खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, हमको किसी न किसी तरह से दबाने की कोशिश कर सकते हैं, हमको प्रताड़ित कर सकते हैं। जैसा कि कुछ लोगों ने, झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने मुझे प्रताड़ित करने की कोशिश किया, मेरी आवाज़ दबाने की कोशिश किया, लेकिन मुझे जितना दबाने की कोशिश किया गया मैं उतना दबंग हो गया, और आगे जितना दबाने की कोशिश करेंगे उतना ही दबंग और हो जाऊंगा। मैं सरकारी नौकरी करता हूं, लेकिन मुझे सरकारी नौकरी गंवाने का कोई परवाह नहीं है। मैं जेल जाने पड़ेगा, मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं, मुझे जेल जाने की भी परवाह नहीं है, लेकिन मैं सत्य की बातें करूंगा और कड़वी सत्य की बात करूंगा। मैं जानता हूं 99% जज हमारी बात से सहमत नहीं होंगे और उनको मेरी बातें बुरी लगेगी, वो किसी न किसी तरह से दिल में लाएंगे, छटपटाएंगे, लेकिन सत्य सत्य ही रहेगा। किसी के दिल मिलाने से, छटपटाने से, आक्रोश दिखाने से या अपना पद और पावर का दुरुपयोग करके किसी को प्रताड़ित करने से सत्य बदल नहीं जाएगा। सत्य जो है वो रहेगा। आप सत्य का सामना कीजिए और यथासंभव सेवा काल के दौरान जज के रूप में आप लोगों को जज बनने हैं, तो जनता की सेवा करने का, न्याय करने का एक सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कृपया उस सौभाग्य का सही सदुपयोग कीजिए और सेवा काल में जितना से ज़्यादा हो सके लोगों को फ़ायदा पहुंचाइए, वरना एक दिन रिटायर्ड तो होना ही है। सेवा से भी रिटायर होना है, ज़िंदगी से भी रिटायर्ड होना है।
तो जज के रूप में आपको न्यायाधीश बनने का चाहे जिस भी तरीके से मौका मिला हो, ये आपके लिए सौभाग्य की बात है। आप उस सौभाग्य को समझिए, उसका सदुपयोग कीजिए और जनता का जितना भला कर सकते हैं उतना भला करने का प्रयास कीजिए। मेरे पीछे मत पड़िए। मैं एक शिक्षक हूँ। आज शिक्षक का काम है जो उनके सामने है, जिनको ज्ञान की ज़रूरत है उनको ज्ञान देना। ज्ञान हमेशा मीठा ही होगा जरूरी नहीं है, कड़वा भी हो सकता है। दवा जैसे मुंह में खाने के समय सबको मुंह तीता लगता है, खट्टा लगता है, लोग खाना नहीं चाहता है, लेकिन मुंह दबा के किसी तरह से खा लेता है। उसको पता है कि दवा खाने से आगे उनको फायदा होगा। तो सत्य का घूंट जो है ना, सत्य की दवा जो है, आप पी लीजिए, खा लीजिए, आपका भी भला होगा, दूसरा का भी भला होगा। और मैंने जितने मुद्दे उठाए हैं, मैंने जो तर्क दिया है, वो तर्क में सवाल भी निहित है, समस्या है, इसलिए आप उसका समाधान करने के लिए भी प्रयास कीजिए। मैं देश के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और देश के सभी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से अनुरोध पूर्वक निवेदन करता हूं कि अपने अपने क्षेत्र में जुडिशियल इरेगुलरिटी एंड जुडिशियल रिफॉर्म के सब्जेक्ट पे एक PIL चलावें। हर एक राज्य के जितने भी हाई कोर्ट हैं, सभी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एक पिटीशन केस ऐसा चलना चाहिए जो नॉन स्टॉप हो, जो जुडिशियल इरेगुलरिटी जुडिशियल रिफॉर्म के सब्जेक्ट पर हो, जिसमें कोई भी नागरिक आके पार्टिसिपेट कर सकता है, अपना सजेशन दे सकता है, अपना कंट्रीब्यूशन दे सकता है, अपना कंप्लेन दर्ज कर सकता है, और ये सीरीज में चलता रहेगा। या तो यह PIL इस तरह से चलना चाहिए, और नहीं तो सुप्रीम कोर्ट और सभी हाई कोर्ट में जितने भी PIL हैं सबको एट वन गो सारे को स्टॉप कीजिए। पद और पावर का दुरुपयोग करके, कानून का मिस इंटरप्रेट करके आप न्यायालय के बहुमूल्य समय का नष्ट ना करें। न्यायालय का समय आपका व्यक्तिगत फैंटेसी और ईगो सेटिस्फाई करने के लिए नहीं है, वो जनता की सेवा करने के लिए है। वो पब्लिक टाइम है, 10:30 से 4:30 बजे का एक लिमिटेड टाइम रहता है। आप लोग को पहले से भी सैटरडे छुट्टी घोषित करके रखे हैं। समर वेकेशन है, विंटर वेकेशन है, पर्सनल वेकेशन है। उसके बाद कई आए दिन कॉन्डोलेंस होते रहता है, किसी न किसी बहाने छुट्टी घोषित हो जाती है। साल के आधे दिन, पूरे साल के आधे दिन भी काम नहीं करते ठीक से आप लोग, और उसके बाद अपने आप को माई लॉर्ड सुनना पसंद करते हैं। शर्म नहीं आती आप लोग को? देश के राष्ट्रपति महोदय ने अपने लिए अपने पद के पहले जो शब्द लगाया जाता था, हिज एक्सेलेंसी, उसको उन्होंने कॉलोनियल माइंडसेट का एक प्रतीक मानते हुए उसको एबॉलिश कर दिया। लेकिन न्यायाधीशों ने उसी कॉलोनियल माइंडसेट के समय से चलता आ रहा एक शब्द है उनके नाम और पदनाम के पहले, योर लॉर्डशिप, माई लॉर्डशिप, इस शब्द को, माई लॉर्ड, इस शब्द को अभी तक एबॉलिश नहीं किए। एक साउथ में एक न्यायाधीश महोदय ने हिम्मत करके किया भी था। उन्होंने नोटिस अपने कोर्ट में कहा कि डोंट कॉल मी माई लॉर्ड, लेकिन क्या हुआ, वो आगे बढ़ नहीं पाया, बात वहीं का वहीं दब गया, क्योंकि बाकी लोगों ने सपोर्ट नहीं किया, बाकी मेजोरिटी लोगों ने सपोर्ट नहीं किया। इसलिए मैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से अनुरोध पूर्वक कहना चाहता हूं कि सबसे पहले आप अपने कोर्ट में इस शब्द को इस्तेमाल कराना बंद कीजिए। आप जनरल नोटिस आप कोर्ट में लगा दीजिए कि आपके कोर्ट में कोई भी वकील, चाहे पार्टी, लिटिगेंट, सिटीजन, माई लॉर्ड, माई लॉर्डशिप, योर लॉर्डशिप, ये 3 शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप सबसे पहले आप शुरू कीजिए। उसी तरह से जितने भी हाई कोर्ट्स हैं, सभी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से मेरा अनुरोध है कि अपने अपने कोर्ट में आप नोटिस लगाइए कि आपके कोर्ट में कोई भी वकील या लिटिगेंट या सिटीजन या ऑफिसर इन 3 शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। वो 3 शब्द है माई लॉर्ड, माई लॉर्डशिप, योर लॉर्डशिप। ये 3 शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अगर चीफ जस्टिस के कोर्ट में अगर ऐसा होना शुरू हो गया तो देखते देखते धीरे धीरे बाकी कोर्ट भी इसको फॉलो करने लगेंगे, और ये एक गुड कल्चर है जो पूरा देश में डेवलप हो जाएगा। जो गुड कल्चर पूरे देश में डेवलप हो जाएगा तो एक लोगों को एक समानता की भावना महसूस होगी। लोग न्यायालय के प्रति ज़्यादा अपने आप को क्लोज महसूस करेंगे। लोगों को ऐसा लगेगा कि न्यायालय भी हमारे लिए है
या हमारे क्लोज हैं, हमारे दिल दिमाग के क्लोज हैं, वो हमारे दुख दर्द को सुनेंगे, समझेंगे, हमारा निवारण करेंगे। लोगों को ऐसी भावना महसूस होगी। अभी ये शब्द की केवल शब्दों से क्या हो रहा है? नाम का क्या काम है? नाम का बहुत काम है। नाम से ही पहला प्रतीत होता है, जैसे माई लॉर्डशिप कह दी, इतनी बड़ी उपाधि दे दी। ये अंग्रेजों के समय का ये प्रतीक है, गुलाम भारत का प्रतीक है ये शब्द। तो गुलाम भारत के अंग्रेजों के क्या आप लोग कोई हेरिडिटरी हैं क्या, कि वंशज हैं क्या? जब वंशज नहीं है तो अपने संस्कृति को, उस संस्कृति को क्यों नहीं एबॉलिश कर रहे हैं? क्या ऐसी बाध्यता है? अगर आपको केवल महोदय कह दें, माननीय महोदय कह दें या सर कह दें, तो क्या आपकी गरिमा कम हो जाएगी? बाकी जितने भी ऑफिसर होते हैं उनको अगर नहीं कहा जाता है माय लॉर्ड स्वीकृत, क्या वो सम्मान नहीं होता है? उनको भी सम्मान हो जाता है कभी, उसके बिना भी। इसलिए आपसे अनुरोध है, सभी चीफ जस्टिस से अनुरोध है कि अपने अपने कोर्ट में ये 3 शब्दों का इस्तेमाल कराना बंद कीजिए। पहला एक सजेशन के रूप में एक ये हो गया। दूसरा, हर एक हाई कोर्ट में एक PIL चलना चाहिए जो जुडिशियल इरेगुलरिटी और जुडिशियल रिफॉर्म के सब्जेक्ट पर हो, जिसमें कोई भी पार्टी बन सकता है, कोई भी जिसको भी इच्छा होगी, जो सिविल एक्टिविस्ट होगा, जो सोशल एक्टिविस्ट होगा, वो अपना सजेशन या कंट्रीब्यूशन या कंप्लेन उसमें दर्ज कर सकते हैं और आके आर्गूमेंट कर सकते हैं। सप्ताह में एक दिन डेट रहेगा उसका, 1 घंटे केस, एक टाइम फिक्स कर दीजिए, बाकी टाइम में बाकी केस करते रहिए, एक केस इसको भी चलने दीजिए। और यदि ऐसा नहीं करते हैं तो बाकी सारे PIL को बंद कीजिए। PIL संविधान में कहीं इसका जिक्र नहीं है। ये सिर्फ न्यायाधीशों के द्वारा अपने पद और पावर का दुरुपयोग करके दूसरे के घर में टांग अड़ाने और इंक्रोचमेंट करने जैसा है। अगर सही में आपका PIL आपकी मंशा जनहित है तो आप जुडिशियल इरेगुलरिटी के और जुडिशियल रिफॉर्म के सब्जेक्ट पर भी PIL चलाइए। और यदि इस पर नहीं चला सकते तो सारे PIL को बंद कीजिए। और अगर दोनों नहीं करते हैं, इसका मतलब है कि आपकी नैतिकता में खोट है। एक कविता के रूप में मैं कहते हुए अपनी बात खत्म करूंगा। जब न्यायाधीशों की नीति, नियत और निष्ठा निष्पक्ष, निर्विरोध और निपुण होता है, तो निष्ठुर, निर्गुण, निकम्मा कार्यकर्ता भी, कार्यकर्ता का मतलब सभी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स और सरकार, जब न्यायाधीशों की नीति, नियत और निष्ठा निष्पक्ष, निर्विरोध और निपुण होता है, तो निष्ठुर, निर्गुण, निकम्मा कार्यकर्ता भी न्यायाधीशों के नेक कार्य में न्यौछावर हो जाता है। और जब ऐसा होता है तो निरंकारी, निरीह और नादान जनता भी नालायक से निहाल हो जाता है। परंतु जब न्यायाधीशों की नीति, नियत और निष्ठा में खोट होता है तो न्यायालय में न्याय नहीं, व्यभिचार, अत्याचार, भ्रष्टाचार और अन्याय होता है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज का वीडियो में बंद कर रहा हूं और आपसे मैं देश के सभी माननीय न्यायाधीशों से अनुरोध पूर्वक विनती करता हूं कि मेरे वक्तव्य को सकारात्मक रूप से, सही मंशा से, ठंडे दिमाग से सुनें, सोचें और समझें। उसके बाद यदि कुछ समझ में आता हो तो उस पर कुछ कार्रवाई करें। और कार्रवाई क्या करना है, यह जो मैंने समस्या बताया है उसी का एक एक करके समाधान कर दीजिए। देश में एक न्यायाधीशों के प्रति लोगों को असीम सम्मान उत्पन्न होगा और आपके हाथों जन कल्याण होगा। धन्यवाद।